हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही कल यानी कि 1 जून का भी द हिंदू हमारा मिस आउट हो गया था, तो उसको भी साथ साथ हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम एनडीए। इस न्यूज को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था। एनडीए फर्स्ट फीमेल बैच ऑफ एनडीए एंड द हिल वॉज कंपेयर्ड हाउ एनडीए फर्स्ट बैच ऑफ 17 वुमेन कैडेट सरमाउंटेड द ऑड्स। तो 148 एनडीए कोर्स, इसकी जो पासिंग आउट सेरेमनी है वो कल कंडक्ट कराई गई। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 148 एनडीए कोर्स का जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि एनडीए आप 12th के बाद जाते हो है ना, तो डिग्री आपको ट्रेनिंग के दौरान ही कराई जाती है। तो जो डिग्री कराई जाती है वो आपको जेएनयू से कराई जाती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कराई जाती है। तो कुछ 3-4 दिन पहले इन कैडेट्स को उनकी जो रेस्पेक्टिव डिग्री जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था और अपनी ट्रेनिंग के दौरान है ना जिस डिग्री को परस्यू किया था वो डिग्रियां इन्हें प्रोवाइड करा दी गई। और फाइनली कल इनकी पासिंग आउट सेरेमनी हुई। अब ये जितने भी एनडीए कैडेट्स हैं ये अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रीम्स में जाएंगे। जिसने आर्मी को चुना है वो आर्मी में जाएगा, जिसने एयरफोर्स को चूज किया है वो एयरफोर्स में जाएगा, जिसने नेवी को चूज किया है वो नेवी में जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो हर साल है ना एनडीए के एटलीस्ट 2 कोर्सेज निकलते हैं, बट 148 कोर्स अपने आप में स्पेशल था, बिकॉज इस एनडीए कोर्स में सिर्फ जो मेल हैं वही पास आउट नहीं हुए, 17 फीमेल ने भी पास आउट किया है। तो अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट हुई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनडीए है ना, पहली बार जो वुमेन है उन्होंने परमानेंट कमीशन हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि पहले जो फीमेल्स हैं उनको हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनमें शामिल नहीं किया जाता था, पहले भी काम करती थी हमारी डिफेंस फोर्सेज में, बट वो जो सर्विस होती थी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती थी, यानी कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हमारी जो लेडीज हैं उनको रिक्रूट किया जाता था। कितना होता था पीरियड, ये 10 ईयर्स का। तो मिनिमम जो है 10 ईयर्स तक सर्व कर सकती थी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और थी इस शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ में। जो फीमेल्स थी उनको सिर्फ ऐसी सर्विसेज में लगाया जाता था जो नॉन हार्मफुल होती थी। लाइक अब अगर आर्मी में पोस्टिंग मिल गई तो आर्मी मेडिकल कोर में लगा दिया, आर्मी सिग्नल कोर में लगा दिया, यानी कि ऑफिशियल जहां डेस्क वर्क ज्यादा होता है उन कामों पे लगाया जाता था। ठीक है, फाइनली एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है कि अब जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेज है वो कहीं ना कहीं एंटी वुमेन पर्सपेक्टिव रखती है। तो इसी रो में, इसी पीआईएल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक वर्डिक्ट दिया, जिसमें यूपीएससी जो कि एनडीए का रिटन एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको ये ऑर्डर दिया गया कि इस बार जब आप वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें फीमेल के लिए भी वैकेंसी निकालेंगे। तो 2021 से है ना फीमेल्स को रिक्रूट करने का काम थ्रू एनडीए चालू हुआ है ना। तो 2021 में एनडीए का रिटन एग्जाम हुआ, देन एसएसबी है ना जिसे आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी बोलते हो, वहां पे गए होंगे, एंड फाइनली 2025 यानी कि लगभग 4 साल के बाद, तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है और पहला बैच जो है पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब अभी भी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना, कि आर्मी में इन्हें कॉम्बैट रोल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, नेवीज में इन्हें कॉम्बैट रोल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाँ, एयरफोर्स में कॉम्बैट रोल में डाल दिया गया है लेडीज को है ना। 2016 में 3 लेडीज को एज अ फाइटर पायलट ठीक है प्रोजेक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स में। बट ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि इन 17 में से जिन्होंने भी आर्मी को चूज किया है, जब वो आर्मी में जाती हैं तो उनसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के कामों में लगाया जाता है, क्या उन्हें कॉम्बैट रोल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये अपने आप में
एक क्वेश्चन मार्क है अभी भी, बिकॉज देखो जो हमारे एक्स सीडीएस थे, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जब उनसे मीडिया में ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो कॉम्बैट रोल में जाए आर्मी में, तो उन्होंने एक सिंगल वर्ड का जवाब दिया था, नो। ये तो बहुत नेगेटिवली लिया गया, बहुत जनरल बिपिन रावत को क्रिटिसाइज किया गया, है ना। बाद में जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा कि देखो फीमेल्स को कॉम्बैट रोल में भेजने के रिस्क है थोड़े से, है ना, कंट्री के लिए नहीं, वुमेन्स के लिए बहुत सारे रिस्क है ना। लाइक अगर उन्हें हॉस्टेज कर लिया जाता है वॉर टाइम में, ठीक है, तो हमारे जो एनिमी है वो किसी वॉर रूल को या फिर जेनेवा कन्वेंशन को नहीं मानते हैं, है ना। 1999 में जो कैप्टन सौरभ कालिया है उनको हॉस्टेज किया था, और उनके साथ क्या किया पाकिस्तान की आर्मी ने, एवरीबडी न्यूज। तो जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम उस सिचुएशन से डरते हैं कि जब हमारी किसी फीमेल सोल्जर को हॉस्टेज कर लिया जाए इन दैट सिचुएशन, ठीक है। बाद में आर्गुमेंट ये बना कि देखो ये जिन चैलेंजेस की बात हम लोग कर रहे हैं कि हॉस्टेज कर लिया जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना, उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा या फिर टॉर्चर सहन नहीं कर पाएंगी, ये हम लेडीज पर छोड़ देते हैं, ठीक है। हम कॉम्बैट रोल दे देते हैं उन्हें आर्मी में, क्योंकि अब ये जो डेंजर जिसकी बात कर रहे हैं खतरे की, है ना, कि अब कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है हॉस्टेज होने की सिचुएशन में, तो ये हम लेडीज पे छोड़ देते हैं कि लेडीज को भी पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है ना। तो जो लेडी इस चीज के लिए प्रिपेयर है वो कॉम्बैट रोल में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है ना कि ये जो हम जिन डेंजर्स की, जिन खतरों की बात करते हैं, जिन चैलेंजेस की बात करते हैं, ये लेडीज के ऊपर है ना। तो हमें उस लेडीज के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, है ना, कि वो इन डेंजर्स को, इन थ्रेट को कोप अप कर पाएगी इनके साथ कि नहीं कर पाएगी। अगर कर पाती है देन कॉम्बैट रोल में आए, अदरवाइज नहीं आए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली एक हिस्टोरिक मूवमेंट है अपने आप में, पास आउट होना भी, परमानेंट कमीशन मिलना भी। चलिए नेक्स्ट, एयर इंडिया लुकिंग टू रिप्लेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पैक्ट विद टर्किश फर्म। तो अभी एज वी ऑल नो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चला। इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद रिटेलिएशन की डिमांड हुई इंडियन सिटीजन्स की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से, जिसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर देखा हमने, ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पिन पॉइंट, है ना, एंड प्रिसीजन के साथ जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेज है, हमारी इंडियन एयर फोर्सेज है, उन्होंने कैसे जो टेरर कैंप थे पाकिस्तान में, है ना, उनको टारगेट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करना शुरू किया, तो इंडिया ने जवाब दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब जब ये रिटेलिएशन, ये कंफ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, तो बहुत सारे कंट्री, है ना, जो पाकिस्तान के भी फेवर में थे, इंडिया के फेवर में थे, उन्होंने क्या बना के रखी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखी कॉन्फ्लिक्ट के साथ में, है ना, एंड पीस की बात करते रहे। बट एक कंट्री ऐसा है जिसने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना सिर्फ वर्बली बल्कि वेपन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, एंड द कंट्री नेम इज टर्की। इन्हें अब तुर्की बोलते हैं, नाम चेंज कर लिया इन्होंने दोबारा से, है ना, खलीफेट ला के रहेंगे। तो उसके बाद इंडिया में एक आउटरीच उठा, जब ये कन्फ्लिक्ट ओवर हो गया, लोग पाकिस्तान को भूल गए, है ना, एंड टर्की को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, है ना। और क्रिटिसाइज करने का एक रीजन भी था, है ना, अब से लगभग 2 साल पहले, 2 ईयर बैक, टर्की में एक अर्थक्वेक आया, लगभग 2000 लोग मारे गए उसमें, ठीक है, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने जो टर्की है, जिसे तुर्की भी बोला जाता है, तुर्की भी बोला जाता है, उसको एड प्रोवाइड की। हमने अपनी आर्मी डिप्लॉय की, बहुत सारे फील्ड हॉस्पिटल बनाए, हमारी एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें टर्की में थी, है ना। टर्की के लोग इसके लिए हमारा थैंक यू भी बोल रहे थे, है ना। तो हमें लगा फाइनली कि टर्की के नेचर में, जो टर्की का एक इनबॉर्न एंटी इंडियन नेचर है, उसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। बट उसमें कुछ चेंज देखने को मिला नहीं, है ना। एटलीस्ट टर्की उस इंसिडेंट्स को याद करके, है ना, एक साइलेंट मोड में रह सकता था, ठीक है। बट टर्की ने क्या चूज किया, पाकिस्तान का साथ देना चूज किया, ठीक है। टर्की ने पाकिस्तान को ना सिर्फ ड्रोन दिए, इस सिचुएशन में ओपनली ड्रोन दिए, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट है, CNN की मीडिया रिपोर्ट है, और द हिंदू ने भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया था कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे एक के बाद एक टर्किश मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में लैंड कर रहे थे। अब
टर्किश मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे लैंड कर रहे हैं तो टॉयज तो लेके आएंगे नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है वेपन लेके आएंगे। और वेपन में ये क्या लेके आए? ड्रोन्स। बहुत सारे ड्रोन प्रोवाइड किए और हमने देखा भी कैसे पाकिस्तान ने एक आप कह सकते हो एक बंच ऑफ ए सेट ऑफ ड्रोन्स इंडिया के ऊपर लॉन्च किए। और ये ड्रोन सुसाइडल ड्रोन थे, वन वे टिकट होता है सुसाइडल ड्रोन्स का, कि एनिमी की टेरिटरी में जाना है और कोलैप्स कर जाना है, आरडीएक्स भरा होता है तो डिस्ट्रक्शन पहुंचाना इनका मेन काम होता है ना। अब सुसाइडल ड्रोन दिए टर्की ने इन्हें, है ना, अभी बात करेंगे। इनका नाम बेरख्तार TB2 ड्रोन्स है, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है इनके बारे में, है ना। न सिर्फ सुसाइडल ड्रोन दिए टर्की ने, बल्कि इनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड किए। रिपोर्ट आई थी कि कुछ ऑपरेटर्स मारे गए, ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए, जिसमें टर्की के भी कुछ ड्रोन ऑपरेटर थे, है ना। तो अपने आप में ये सेमफुल था कि एक ऐसा कंट्री जिसने ओपन हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली आपके बुरे टाइम में आपकी हेल्प की, एंड आप उसके बुरे टाइम में, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में आप क्या कर रहे हो? उसके दुश्मन को नरिश कर रहे हो, उसके दुश्मन को फंड कर रहे हो, उसके दुश्मन को, है ना, एम्पावर कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद इंडिया में एक कैंपेन स्टार्ट हुआ और कैंपेन था हैशटैग बॉयकॉट टर्की। भाई टर्की को क्या करो? बायकॉट कर दो, ठीक है, टर्किश प्रोडक्ट को बायकॉट करो। टर्की एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना इंडियंस के लिए। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है, आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवी, एक था टाइगर और भी बहुत सारी मूवीज जो वहां पे शूट होती हैं। इसके अलावा जो इंडियंस होते हैं वो वैकेशंस में कहाँ जाना पसंद करते हैं? ज्यादातर इस्तांबुल जाना पसंद करते हैं। तो कुल मिला के टर्की को बहुत सारा फायदा होता है इंडिया से, टूरिज्म के थ्रू फायदा होता है। इसके अलावा जो टर्की की जो टेक इंडस्ट्री है वो इंडिया पे पूरी तरह से रिलाई करती है ना। अगर अपनी टैक्स सपोर्ट के लिए जाना जाता है टर्की, क्योंकि यूरोप में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है, तो हम बहुत सारा टैक्स सपोर्ट वहां से लेते हैं। लाइक हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी मेंटेनेंस हो या कुछ हो। तो जब ये कैंपेन शुरू हुआ कि भाई टर्की को बाइकआउट करो थॉरोली, वहां टूरिज्म करने मत जाओ, है ना, उनका टैक्स सपोर्ट मत लो, ठीक है, उन्हें ना किसी तरह की फंडिंग दो, है ना किसी तरह की उनसे फंडिंग लो। तो इसी रो में एयर इंडिया का स्टेटमेंट आया है और एयर इंडिया ने कहा है कि हम किसी और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाले को देख रहे हैं, अब हम टर्की को क्या कर देंगे, है ना, अबंडन कर देंगे, हम टर्की में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे, है ना। जो एयर इंडिया है लगभग 20 सालों से अपना जो मेंटेनेंस है वो कहां करवाती है? एक टर्किश फर्म है जिसका नाम है टर्किश टैक। क्या करती है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम करती है। तो एयर इंडिया के प्लेन्स में जब कभी भी कोई टेक्निकल एरर आ जाती है तो ये उसे भेज देते हैं टर्की, जहां उसका मेंटेनेंस होता है, बाकी सही होके आ जाता है, ठीक है। तो इसी पर जो टर्की के जो एयर इंडिया के जो CEO हैं, कैंपबेल विल्सन नाम है इनका, उन्होंने कहा कि देखो हमने जो हैशटैग बॉयकॉट टर्की है उसको क्लोजली फॉलो किया है और हम इंडिया और इंडियंस, है ना, इनकी जो इमोशंस है ना, उसको समझते हैं। दैट इज वाई हमने डिसीजन लिया है कि जो टर्की की कंपनी है टर्किश टैक, जो हमारे एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस देने का काम करती है, हम उससे क्या कर रहे हैं, खुद को पुल आउट कर ले। तो हम देख रहे हैं कोई दूसरी कंपनी जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, है ना, हमारी हेल्प कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं हो सकता है ना। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अपने आप में एक टफ काम है, उसके बाद एक डील होती है। ऐसे नहीं कि हमने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि टर्किश फर्म की बात करें तो 30 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो हमें ऐसे लॉन्ग टर्म डील की तरफ देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक लॉन्ग टर्म डील की तरफ देखना पड़ेगा, तो ओवरनाइट नहीं हो सकता, बट हाँ हम देख रहे हैं अदर ऑप्शन अदर देन टर्किश टैक। तो अपने आप में वेलकमेबल डिसीजन है और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। देयर इज ए लिमिट, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम आपके लिए, है ना, हम आपको एज ए गुड फेथ में देखते हैं और आप हमें क्या देख रहे हो, बैड फेथ में देख रहे हो। अगर बात करें टर्की और इंडिया की एनिमिटी की, तो ना तो हमारे कोई लैंड बॉर्डर मिलते हैं, है ना हमारा कोई ट्रेड कन्फ्लिक्ट है, ना हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है ना। बट टर्की का ये जो पाकिस्तान के प्रति अफेक्शन है, उसका रीजन क्या है?
टर्की को बनना है इस्लामिक वर्ल्ड का बॉस, ठीक है। तो इन्हें जब कभी भी कोई इस्लामिक कंट्री, जिसने खुद को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करके रखा होता है, वैसे तो इंडिया में है ना पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, है ना, बट है ना हम एक सेकुलर कंट्री है, पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करके रखा है। तो जब कभी भी कोई इस्लामिक कंट्री है ना किसी ट्रबल में होता है या किसी कंफ्लिक्ट में हो जाता है ना, ये पहुंच जाते हैं उसका सपोर्ट करने, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। तो अब इंडिया को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, कि अगर आप इस लाइन को क्रॉस करोगे, है ना, तो हमारे साथ नहीं हो पाएगा, हमारे साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा दिनों तक अच्छे नहीं रहेंगे या फिर इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बहुत जिन ड्रोन की बात हो रही है ना, क्या है वो ड्रोन, ये ड्रोन है, ये ड्रोन जो टर्की ने सप्लाई किए थे पाकिस्तान को ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और इन ड्रोन्स का नाम है बैरक्टार TB2 ड्रोन, ठीक है। ये कामकाजी ड्रोन होते हैं। किसको बोला जाता है कामकाजी ड्रोन, है ना, कामकाजी एक ईरानियन टर्म है, कामकाजी का मतलब होता है सुसाइडल, है ना। तो कैसे ड्रोन है ये, है ना, इनमें RDX लगा दिया जाता है, एक लोकेशन इनमें फीड कर दी जाती है और ये उस लोकेशन पे जाते हैं और खुद को क्या कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं, खुद को कोलैप्स कर लेते हैं, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बस इनका इतना काम रहता है। तो ये ड्रोन हजारों की क्वांटिटी में पाकिस्तान को सप्लाई किए गए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, बट ये डील कैसे भी की हो, पाकिस्तान ने कितना भी फेवर किया हो, बट इनमें से कोई भी ड्रोन इंडिया के लैंड को टच नहीं कर पाया, अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा नहीं कर पाया। तो चारों तरफ टर्की की किरकिरी भी हो रही है कि यार आपने इतने सारे ड्रोन दिए पाकिस्तान को, बट इंडिया का तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, है ना। तो बट एट द एंड ऑफ द डे लॉस टर्की का ही हुआ, उसकी एक जो गुडविल थी इंडिया के साथ, है ना, इंडियंस के अंदर जो एक गुडविल थी टर्की के लिए वो खत्म हो गई। उसके अलावा जो टर्किश टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। उन्होंने कहा कि यार एक तो गिरता, है ना, एक भी नहीं गिरा, और इंडिया ने इनको टैकल करने के लिए, बैरक्टार ड्रोन्स को टैकल करने के लिए कोई S-400 या कोई फॉरेन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इन ड्रोन्स को शूट आउट किया है विद आवर आकाश तीर मिसाइल सिस्टम, आकाश तीर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो थैंक्स भी बोलना चाहिए टर्की को, है ना, ऑल थैंक्स टू टर्की कि उनके इन ड्रोन्स की वजह से जो हमारा इंडिजिनसली मेड आकाश तीर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, अब इसके जो कस्टमर्स हैं बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। अर्मेनिया ने परचेज किया था, बहुत मॉक किया गया था अर्मेनिया को कि क्या गार्बेज उठा ला है, चलेगा नहीं, बट जिस तरह से आकाश तीर मिसाइल सिस्टम ने खुद को प्रूव किया है अगेंस्ट बैरक्टार TB2 ड्रोन्स, ठीक है, तो अब पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बन रहा है कि भाई एक सस्ता, टिकाऊ और प्रीसाइज डिफेंस सिस्टम प्रूव हो सकता है ये आकाश तीर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिविल डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन शील्ड कंडक्टेड इन स्टेट, है ना, ऑपरेशन शील्ड पूरे इंडिया में डिबेट का विषय बना हुआ है, और इंडिया से कहीं ज्यादा पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के साथ तो अब ऐसा हो गया कि पाकिस्तान को जब कभी भी लगता है ना इंडिया में मॉक ड्रिल होने वाली है ना, तो ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिस दिन इंडिया में मॉक ड्रिल हुई थी, है ना, उसी दिन हमने क्या किया था, एक्सरसाइज सिंदूर हमने कंडक्ट कराया था। तो ऐसे इंडिया ने डिक्लेयर किया कि भाई हम 31 मई को एक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं, है ना। तो पूरे दिन पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उन पर पैनिक रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में पैनिक था कि कहीं कोई दोबारा से कोई ऑपरेशन ना हो जाए। ऊपर से हमारा ये स्टेटमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, नॉट ओवर येट, तो पैनिक का माहौल रहा। बट क्या था इस ऑपरेशन का पर्पज बेसिकली, है ना, इंडिया ने कहा कि देखो हम दो ऐसे नेबर्स के साथ में रहते हैं जिनके साथ हमारी कभी भी वॉर हो सकती है, जिनके साथ हमारा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हमने चाइना के साथ देखा कैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पे भी आए और एकदम से गलवान वैली इंसिडेंट हो गया, जिसके बाद चाइना और इंडिया के बीच जो टेंशंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सेम सब कुछ ठीक चल रहा था,
हम पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेल के आए थे एंड स्पोर्ट की बातें हो रही थी कि और इम्प्रूव करेंगे, एशिया कप में और पैशन के साथ खेलेंगी दोनों टीमें, और पहलगाम अटैक हो जाता है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया का टेक है कि हमें हमेशा क्या किस सिचुएशन में रहना चाहिए, वॉर रेडी सिचुएशन में रहना चाहिए, है ना, कि वॉर एज इफ कभी भी हो सकती है। तो अब हमारी जो प्रिपरेशंस होंगी वॉर को लेके वो कैसी होंगी, प्री मैच्योर होंगी, प्रायर बेसिस पे होंगी। दैट इज वाई ऑपरेशन शील्ड को कंडक्ट कराया गया। ऑपरेशन शील्ड एक मॉक ड्रिल थी, है ना, जो कंडक्ट कराई गई बेसिकली 3 स्टेट में। 3 स्टेट आपके कौन से थे, एक तो गुजरात, एक तो आपका पंजाब, दूसरा राजस्थान, थर्ड आपका हरियाणा। इन 3 स्टेट में इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट कराया गया और इसमें बताया गया कि इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, है ना, अगर मान लो पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है एंड सायरन बजते हैं, है ना, एयर रेड के सायरन बजते हैं, तो आपका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम खुद को बचाएं, किस तरह से हम अपने फैमिली को बचाएं और किस तरह से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस एयर रेड से बचाने की कोशिश करें। तो इसी की ड्रिल हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो भी है ना, कि कैसे पुलिस रेस्क्यू कर रही है कुछ लोगों को। तो इस ऑपरेशन शील्ड में, है ना, जो एनडीआरएफ है, डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, स्टेट पुलिस फोर्स है, इसके अलावा ट्रेंड वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, एनएसएस से, एनसीसी से, है ना। हरियाणा में क्यों की गई ये एक्शन, है ना, और अगर हरियाणा में की गई तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं की गई, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की गई। देखो, पंजाब और राजस्थान का लॉजिक समझ में आता है, बिकॉज ये दोनों ही बॉर्डरिंग स्टेट है विद पाकिस्तान, है ना। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में रहता है फ्रॉम वॉर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हमारे जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो जिससे हम दिल्ली को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे अंबाला एयरबेस हो, ठीक है, तो बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमने बना के रखे हैं हरियाणा में, है ना, बिकॉज हरियाणा एक शील्ड की तरह काम करता है फॉर दिल्ली, है ना। आपने अभी देखा होगा एक ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उसके बाद जब कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो पाकिस्तान ने दिल्ली की तरफ एक हत्म मिसाइल लॉन्च की थी, जिसको कहां पे गिरा दिया गया था, हरियाणा में मार के गिरा दिया गया था। तो हरियाणा में मिसाइल गिरने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है ना। दैट इज वाई हरियाणा को भी इस ऑपरेशन शील्ड में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन शील्ड है। चलिए नेक्स्ट, ओपल सुचाता चोंगथ्री ऑफ थाईलैंड इज मिस वर्ल्ड 2025। तो मिस वर्ल्ड 2025 इसका जो फाइनल है वो इस साल भी इंडिया में ही हुआ, और इंडिया में किस स्टेट में, तेलंगाना के हैदराबाद से हमें कंडक्ट कराया गया इसको। ठीक है, दूसरी बार था, लगातार दूसरी बार है ना, जब जो मिस वर्ल्ड का फाइनल आपके तेलंगाना के हैदराबाद में कराया गया लगातार। ठीक है, तो जो मिस वर्ल्ड बनी है फाइनली वो थाईलैंड से है इस बार, और इनका नाम है ओपल सुचाता चोंगथ्री। ठीक है, तो थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनने वाली ये पहली लेडी है। ठीक है, बात करें अगर मिस वर्ल्ड कंपटीशन की, तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन की शुरुआत 1951 में हुई थी, स्टार्टेड इन 1951। ठीक है, अब जब शुरुआत हुई थी तो इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती थी, बिकॉज जो मिस वर्ल्ड था वो फिजिकल ब्यूटी पे ज्यादा फोकस करता था। बहुत सारे इनएप्रोप्रिएट राउंड होते थे जिन्हें आज भी कई कंट्री, खास करके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान, ईरान पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लाइक जैसे बिकनी राउंड की वजह से, बिकनी राउंड्स की वजह से।
कुछ फेमिनिस्ट ने भी इसे जो फेमिनिस्ट होती है उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आपका ये जो कॉम्पिटिशन है वो वुमेन्स को क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ना। तो जो मिस वर्ल्ड फाउंडेशन है, जो मिस वर्ल्ड करवाता है, उन्होंने मिस वर्ल्ड को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाया। उन्होंने कहा कि जो अब मिस वर्ल्ड जो भी बनेगी, जो भी लेडी मिस वर्ल्ड बनेगी, अब उसकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, है ना, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे ध्यान दिया जाएगा। तो मिस वर्ल्ड कोई ऐसे नहीं कि पूरे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, है ना, नहीं, है ना, एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, फिजिकल ब्यूटी का, ब्यूटी विद ब्रेन का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का, है ना, एंड हार्ट का, ठीक है। तो इस बेसिस पे कुल मिला के आपकी मिस वर्ल्ड चूज की जाती है, ठीक है। तो 1951 से ये लगातार चलते चले आ रहा है, ठीक है। और दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड जो 1951 में बनी थी, इनका नाम था कीकी हाकिंसन और ये आती थी स्वीडन से, स्वीडन से, ठीक है। और अगर बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो हमारी पहली मिस वर्ल्ड थी वो रीता फारिया 1966 में बनी थी, ठीक है। और अभी तक लगभग रीता फारिया के साथ साथ, ठीक है, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी छिल्लर, कुल मिला के 6 लोगों को मिस वर्ल्ड डिक्लेयर किया जा चुका है। सबसे रिसेंट कौन है, मानुषी छिल्लर, जिन्हें 2017 में, है ना, मिस वर्ल्ड चूज किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया engages US in plans to put Pak on grey list at FATF session, ठीक है। तो अब एक फिजिकल वॉर, एक फिजिकल कंफ्लिक्ट में आने के बाद इंडिया अब एक स्ट्राइक लॉन्च करना चाहता है पाकिस्तान पे, जो होगी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, ठीक है। तो इंडिया ने प्लान किया है कि देखो हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ और जो आतंकवादी आए थे, जो टेररिस्ट आए थे, वो कहां से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो उस ग्राउंड पे हम पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में तो डलवा ही सकते हैं। क्या होती है ग्रे लिस्ट, हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, ये डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, खास करके जो FATF की पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बीच में जा रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम एक केस लॉन्च करने जा रहे हैं FATF में पाकिस्तान के ऊपर ओवर फंडिंग टेररिज्म। तो आप जब वोटिंग हो तो उस समय वोटिंग में हमारा साथ दीजिए, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं। तो अभी ये 3 दिन की विजिट पर है यूएस की। तो यहाँ इन्होंने अपने जो यूएस के जो काउंटर पार्ट हैं उनसे मुलाकात की है और सपोर्ट गैदर करने की कोशिश की है। क्या है ये FATF? FATF अगर बात करें FATF की, तो FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक ग्रुप है जिसको 1989 में बनाया गया था। किस पर्पज के लिए बनाया गया था? दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यानी कुल मिला के बेईमानी की कमाई को ऐसे प्रिटेंड करवाना, ऐसे दिखाना, ऐसे प्रोसेस करवाना कि वो ऐसे लगने लगे कि ये तो बिल्कुल लीगल कमाई है ना। तो इलीगल कमाई को लीगल कमाई में बदलना मनी लॉन्ड्रिंग है। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पूरी दुनिया में इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना। हमारे इंडिया में देख लो, है ना, आपको बहुत सारे अमीर लोग मिलेंगे, है ना, और बहुत सारे गरीब लोग भी मिलेंगे, है ना। तो गरीब और अमीर के बीच की जो ट्रेंच है, पुअर एंड रिच के बीच में, वो बढ़ती जा रही है। कोई तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो गया। तो ये किसकी वजह से होता है? मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से होता है। तो 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF को बनाया गया, ठीक है। बाद में लेटर ऑन इन 2001 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA इस पे अटैक होता है, उसके बाद इसमें टेरर फंडिंग को भी शामिल कर लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग में इंडल्ज होता है, जानबूझ के मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहा है ना,
जैसे बहुत सारे कंट्रियां करवाते हैं, मॉरिशस हो गया आपका, बहामास हो गया, तो ऐसे कंट्रीज पे एक्शन लेना एफएटीएफ का काम है। पर 2001 से ऐसे कंट्रीज पे भी एक्शन लिया जाने लगा जो टेरर को क्या करने का काम कर रहे थे, फंड करने का काम कर रहे थे, है ना। सबसे सस्ता तरीका होता है टेररिज्म किसी भी कंट्री के साथ लड़ने का। ना तो हाई टेक वॉर की जरूरत है, एक AK-47 दो, थोड़े से पैसे दो, एंड वो वही काम करके आएगा जो आपकी मिलिट्री करती है ना। तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, है ना, इसको बेसिकली बनाया गया था। ये हेडक्वार्टर्ड है आपकी पेरिस में, जो कि है आपका फ्रांस में। कुल मिला के अभी कितने मेंबर हैं इसके, 39 मेंबर हैं। जितने भी दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे आपका यूनाइटेड स्टेट हो, इंडिया हो, चाइना हो, सऊदी अरबिया हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ठीक है, ये सारे इसके मेंबर हैं, है ना। तो इंडिया को जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना है पाकिस्तान को, तो इन सारी कंट्रीज को अपने सपोर्ट में लाना होगा। अब क्या होती है ये ग्रे लिस्ट और क्या होती है ये ब्लैक लिस्ट? देखो, एफएटीएफ में जब हम किसी पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये कंट्री टेरर को फंड कर रहा है, ठीक है, तो उस पर एक्शन लेने के लिए दो तरह की लिस्ट बनाई हुई है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होता है? एक वार्निंग होती है कि भाई इस कंट्री में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज ये कंट्री आपका पैसा टेररिस्ट को दे सकता है। एक येलो कार्ड होता है इन्वेस्टर्स के लिए, है ना। ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ब्लैक लिस्ट एक रेड कार्ड होता है कि अगर आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करोगे तो आप पर भी सेम सैंक्शन लगाए जाएंगे जो इस कंट्री पर लगाए गए। यानी कि ग्रे लिस्ट एक वार्निंग है और आपकी जो ब्लैक लिस्ट है ना, वो क्या है? एक रेड कार्ड है जो क्या करती है, आपको ब्लैक लिस्टेड कंट्री में इन्वेस्ट करने से रोकती है, ठीक है। तो हम ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने का इंटेंशन नहीं रखते हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं ग्रे लिस्ट के लिए। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो ये लोग मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कम कर पाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे ये लोग? फंडिंग उठाएंगे, और इनकी जो फंडिंग होती है मैक्सिमम कहां खर्च होती है? ज्यादातर मिलिट्री के ऊपर खर्च होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, पेंटागन चीफ हैक्सेट वॉन्स चाइना इज प्रिपेयरिंग टू यूज मिलिट्री फोर्स इन एशिया। तो सिंगापुर में एक बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है जिसका नाम है संग्रीला डायलॉग। संग्रीला डायलॉग, ये डायलॉग हर साल होता है और इसमें दुनिया भर के जो डिग्नेटरीज आते हैं और ट्रेड पे टॉक होती हैं, स्ट्रेटजी पे टॉक्स होती हैं, डिफेंस पे टॉक होती है। तो इसी में जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेक्सेट पहुंचे थे और इन्होंने एक वार्निंग दी कि भाई चाइना जो है एशिया में मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। नाम नहीं लिया कि कहां मिलिट्री एक्शन होने वाला है ना, बट इन्होंने जितने भी एशियन कंट्री वहां बैठे थे, दुनिया के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि बट डोंट वरी, यूएसए एशिया को छोड़कर नहीं जा रहा है, हम हैं यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके ऊपर चाइना की जो एम्बेसी है उसका एक जवाब आया, उन्होंने कहा कि यूएसए क्या कर रहा है? अपना ट्रेडिशनल काम कर रहा है। इनका ट्रेडिशनल काम क्या है? फियर फैलाओ, वेपन बेचो, ठीक है। तो चाइना ने इन पे एलिगेशन लगाया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दैट इज वाई आप लोग डरो और क्या करो, इनसे बहुत सारे ढेर सारे वेपन परचेज करो। तो उसके बाद इनका रिपीट जवाब आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रूफ है कि चाइना मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। किसके ऊपर? मोस्ट प्रोबब्ली ताइवान के ऊपर। मिस्टर हेक्सेट warned that the Chinese military was building the capabilities to invade Taiwan and rehearsing for the rear deal, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये ताइवान को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद साउथ चाइना सी में इनका कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, है ना। तो कुल मिला के मिक्स रिव्यूज हैं लोगों के इस बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ चाइना कर सकता है एक मिलिट्री एग्रेशन, क्योंकि आजकल एग्रेशन का टाइम चल ही रहा है ना। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, इजराइल गाजा स्ट्रिप में कर रहा है। तो ऐसे में चाइना के पास भी अभी मौका है कि वो ताइवान को इन्वेड करे और उसको क्या कर ले? फुल्ली ऑक्यूपाई कर ले, है ना। ऐसे में अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि जब दुनिया का प्रेशर भी नहीं आएगा उसके ऊपर, है ना। तो जो पीट हेक्सेट है, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, ये सही भी हो सकते हैं, है ना, बट चाइना भी सही हो सकता है ना, क्योंकि यूएसए यही तो करते आ रहा है ना। यूएसए क्या करता है ना, आपके नियर बाई एक थ्रेट क्रिएट करेगा, ठीक है, देन आपसे कहेगा कि आप वेपन परचेज करो, थ्रेट को भी वेपन सप्लाई करेगा, आपको भी वेपन सप्लाई करेगा, और इस तरह से इनकी जो वेपन इंडस्ट्री है ना, वो बूम करती है और ये वेपन इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।